हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार शुक्ला और आपका एक खूबसूरत सा चैनल शुक्ला जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अंकित शुक्ला आप लोग को कल पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जो स्ट्रेसेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेसेस के अंदर एक मैंने बताया था, एक वर्ड आया था विरूपक पिंड या फिर डिफॉर्मेबल बॉडी या फिर डिफॉर्मेशन लोड के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका है। उसी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रतिबल के बारे में भी मैंने आप लोग को डीपली पढ़ा दिया था। अब बताएंगे प्रतिबल के पार्ट्स कितने होते हैं और प्रतिबल को इंडिकेट किससे करते हैं, इसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे प्रतिबल के बारे में मैंने आपको डीपली अध्ययन कराया था, क्या कैसे कैसे उत्पन्न होता है। चलो हम उसको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बताते हैं, और अगर जिसको डीप में पढ़ना है वो हमारी पिछले लेक्चर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रतिबल के बारे में बताया था कि जैसे देखिए, ये हमारी कोई बॉडी है, ये हमारी कोई बॉडी है। अगर इस पर कुछ यूँ लोड लग रहा है तो इसके जो होता है, जो जब इस पर लोड लगाया जाता है तो यह अपने आकृति परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब ये जब ब्रेक होने लगता है तो मान लीजिए कुछ ऐसे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, देखिए एक मिनट रुकिए, जैसे ये देखिए ब्रेक हुआ, ब्रेक होते वक्त ये कुछ इधर से लोड लगाता है, प्रतिक्रिया बल उत्पन्न करती है। कौन सी बल उत्पन्न? प्रतिक्रिया बल उत्पन्न करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। ये हमने आपको डीपली बता दिया था। ये जो बल उत्पन्न हुआ इसको बोलेंगे प्रतिक्रिया बल। ये कैसे उत्पन्न होता है? इनके मॉलिक्यूल्स द्वारा उत्पन्न होता है, इनके अणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अगर इसका बताए थे प्रतिबल तीव्रता बताए थे। प्रतिबल तीव्रता क्या होती है? प्रतिबल तीव्रता को हम जो है, इसे प्रतिबल मतलब एक क्वालिटी गुण होती है, और जो होता है मतलब इसके मतलब फार्मूले जो निकलते हैं वो प्रतिबल तीव्रता से निकलते हैं। प्रतिबल तीव्रता क्या होती है? प्रतिबल तीव्रता को सिग्मा, ये स्ट्रेस बोल सकते हो, प्रतिबल को बोलते हैं सिग्मा, या इसको पी, और इसको जो है सिग्मा पी से इंडिकेट करते हैं। और 2-3 बुक में अलग अलग दिया गया है, सिग्मा पी से अधिकतर इसको इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, दो सिग्मा और पी जो आता है, सिग्मा पी होता जो है वो होता है इनका आंतरिक प्रतिरोधी बल, इनर्शियल रेजिस्टेसिव फोर्स। ठीक है, इनर्शियल रेजिस्टेसिव फोर्स जो होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है, और कितने एरिया में वो लग रहा है इसी के अनुपात को क्या बोलते हैं? हम प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोधी बल तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। अब इसकी यूनिट क्या क्या होती है ये जानो। इसकी यूनिट जो होती है वो देखो, मैंने आपको यूनिट बताया। ठीक है, एसआई मात्रक में इसकी जो यूनिट होती है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको बोलते क्या है? पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पास्कल बोलते हैं। ठीक है, इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर इसको बोलते हैं पास्कल। ठीक है, अब हमने पूछ लिया, जैसे कि देखिए 1 पास्कल बराबर मान लीजिए हमने बोला 1 किलो पास्कल बराबर कितना न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। कभी ऐसा भी क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि 1 किलो पास्कल बराबर कितना न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ चुका है कि न्यूटन प्रति mm स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जब किलो न्यूटन को मतलब किलो पास्कल को बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए 1 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को जब mm स्क्वायर में चेंज करोगे कितने से गुणा किया जाता है? कि लगभग वही मीटर स्क्वायर को जब mm स्क्वायर में चेंज करोगे तो हो जाएगा 10 की पावर 3। अरे यार, जैसे कि 1 मीटर बराबर कितना mm होता है? 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है ना, 1000 mm। जब 1000 mm है तो 1 मीटर दिया गया है, 1 मीटर हमको दे दिया गया है, mm में चेंज करना है। जब mm में चेंज करोगे तो 10 की पावर क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, और पावर ऊपर 2 लगा ही है तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 क्रॉस 1/10 की पावर 6 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। काट दोगे क्या बचेगा? 10 की पावर इधर चला जाएगा, बचेगा 10 की पावर -3 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। मतलब 1 किलो पास्कल बराबर कितना होता है? 1 किलो पास्कल बराबर होता है 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, इतना होता है। ठीक है, अब बताते हैं, जैसे 1 किलो पास्कल हो गया, ऐसे पूछ देगा 1 मेगा पास्कल बराबर कितना होता है? न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो उसका निकालने का भी फार्मूला होता है, देखिए कैसे होता है। 1 मेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुणे 10 की पावर कितना? 6 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर।
सॉरी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल में क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और 10 की पावर 6 से रहेगा ही, क्रॉस क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति, या मीटर को जब mm में चेंज करोगे क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर, क्या ये mm स्क्वायर, ठीक है। अब जब इससे काटोगे क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 ऊपर है, 10 की पावर 6 नीचे आ गया, क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ये आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। इसका मतलब है कि 1 मेगापास्कल को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर बोल सकते हैं। 1 मेगापास्कल क्या बोल सकते हैं, 1 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब अगला बताते हैं, जैसे 1 न्यूटन मेगापास्कल हो गया, 1 किलो पास्कल हो गया। अगर जैसे 1 गीगा पास्कल भी दे दिए तब क्या करेंगे, तो 1 गीगा पास्कल के देखिए क्या होता है, 1 गीगा पास्कल के लिए क्या होगा, तो हो जाएगा 10 की पावर 9 होता है। गीगा पास्कल क्या होता है, 10 की पावर 9 होता है, हाँ 10 की पावर 9 होता है, क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 10 की पावर 9 तो ये रहेगा, अब मीटर को mm में चेंज करोगे क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 पहले से रहेगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा mm स्क्वायर है ना। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 पहले से रहेगा और 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, कट के हो जाएगा 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब तो यूनिट में हमें लगता है कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, यूनिट में तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यूनिट में जब प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम आपको लोग को आगे बताते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं स्ट्रेसेस के, उसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, एक मिनट। तो चलिए ठीक है, अब स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रेसेस के बारे में। अब अच्छा, प्रतिबल जो होता है कितने प्रकार के होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रतिबल वैसे 2 प्रकार के होते हैं, पहला क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेसेस, दूसरा क्या होता है शियर स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस को बोलते हैं हिंदी में सीधा प्रतिबल। अब सीधा प्रतिबल कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमारी कोई ये बॉडी है, सीधा प्रतिबल कहने का मतलब ये है किसी बॉडी में लंबवत जो प्रतिबल लगता है उसको बोलते हैं शियर मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। क्या होता है, जैसे देखिए ये हमारी बॉडी ऐसे कोई लगा है, इस पर कोई लोड लग गया, मतलब कोई लंबवत कार्य कर रहा हो लोड, तो उसको क्या बोलेंगे, वो मतलब कोई लंबवत अगर किस पे प्रतिबल लग रहा है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। अब आता है नॉर्मल स्ट्रेसेस के भी 2 पार्ट होते हैं, पहला क्या होता है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होता है, जैसे देखिए ये हमारी कोई बॉडी है और ये जब हमारी बॉडी है इसके अंदर अक्ष से कोई स्ट्रेसेस जब लगता है, ये हमारी बॉडी है, इससे से कोई एक्सिस पे जब कोई लोड लगता है या फिर जब कोई प्रतिबल लगता है तो इसको क्या बोलते हैं, जब ये लोड जो लगता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस, DNS, इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी बांटा गया है 2 भागों में। कैसे, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं टेंसाइल, पहला टेंसाइल, दूसरा होता है कंप्रेसिव, दूसरा होता है कंप्रेसिव। पहले का होता है टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेसेस, टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेसेस, दूसरा होता है कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस तो साथ में आप लोग को समझ आया कि कोई भी बॉडी के अंदर से जाने वाली जो रेखा होती है उस पर जो प्रतिबल लगता है उसको बोलते हैं क्या, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस। अब इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है टेंसाइल डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा होता है कंप्रेसिव डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस। टेंसाइल डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होता है, जैसे देखिए कोई बॉडी है, अगर उसको खींचकर ताना जा रहा है और उस पर जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उसको बोलेंगे क्या, टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेसेस, जिसे बोलते हैं तनाव प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे देखिए ये देखिए ये बना है ना, ये आपका जो डायग्राम बना है वो टेंसाइल का ही बना है, क्योंकि इसमें देखिए जो दिशा इंडिकेट किया जा रहा है वो कैसे बाहर की ओर किया जाता है। जैसे कि जब किसी चीज़ को बाहर की ओर किया जाएगा तो मतलब मान लीजिए हमारी बॉडी है, इसको खींच रहे हैं, ये मतलब ये जो मतलब खींचने का जो गुण है, जो खींचा जा रहा है, ये क्या हो रहा है कि इसमें जो होता है तनाव का गुण आ रहा है। जब तनाव का गुण आ रहा है मतलब कौन सा प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, इसमें कौन सा प्रतिबल, तो इस तनाव प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है। मतलब जो इंडिकेट बाहर की ओर कर दे वो क्या है,
तनाव की ओर इंडिकेट कर रहा है, और ऐसे जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, तनाव प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगला आपका आता है कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेसेस। कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होता है, मतलब इसको जब कंप्रेस किया जाए, मतलब इसको जब क्या किया जाए, दबाया जाए, मतलब कुछ इसकी जो बनेगी वो ये देखिए कुछ ऐसे बना जाएगा। जब इसको क्या किया जाए, दबाया जाए, तब इसको क्या करेंगे, कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेसेस बोलेंगे। ठीक है, कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेसेस। अब देखिए सब में वही रहेगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे नॉर्मल स्ट्रेसेस में क्या होगा, जैसे नॉर्मल स्ट्रेसेस है कोई बॉडी है, उस पर लगने वाले फोर्स और उसके अपॉन एरिया के अनुपात को क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस बोलते हैं। सब मतलब फार्मूला सारे का सेम ही रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, इसका तीनों का सेम रहेगा। ठीक है, अब उस पर डिपेंड करता है उसका नेचर कैसी है। अगर कंप्रेसिव लगेगा तो नेगेटिव लग जाएगा, भाई कॉमन सी बात है, उसकी आकृति में क्या होता है, कमी हो रही है, ऐसे ऐसे देखा जाएगा। ठीक है, अगला आता है आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस। नमन प्रतिबल इसको बोलते हैं हिंदी में। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, जैसे ये होता है कि कोई बेंडिंग गुण, जैसे बेंडिंग प्रॉपर्टी कोई है, बेंडिंग प्रॉपर्टी नमन जैसे नमन आघूर्ण लगने के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नमन प्रतिबल। ठीक है, कैसे उत्पन्न होता है, जैसे जब कोई बॉडी है उसमें नमन आघूर्ण मतलब बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न हो रहा है, तो उसके कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस बोलेंगे। ठीक है, अगला आता है आपका शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, कोई शियर बल लगने के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होता है, शियर बल लगने के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेसेस बोलते हैं। जैसे देखिए शियर स्ट्रेसेस बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि एक चीज़ याद रखना, ये भी जरूरी है कि नॉर्मल स्ट्रेसेस है तो यहाँ पे सिग्मा नॉर्मल लग जाता है, एफ अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहीं पे बेंडिंग स्ट्रेसेस, जैसे ये देखिए टेंसाइल है तो सिग्मा टी लग जाएगा, सिग्मा टी एफ अपॉन ए। टेंसाइल मतलब इसको क्या है, खींचा जा रहा है। अब यहीं पे अगर कंप्रेसिव लगेगा तो सिग्मा कंप्रेसिव एफ अपॉन ए। तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो भी कंप्रेसिव लगेगा, यहाँ पे जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, टेंसाइल लगेगा। ठीक है, ऐसे अगला होता है बेंडिंग वाला, तो यहाँ पे भी सिग्मा बी बेंडिंग का लगेगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी ऐसे लगेगा, और इसकी जो एरिया होगी क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी कुछ यूं ही रहेगी, बट यहाँ जो इंडिकेट किया जाएगा वो बेंडिंग वाला स्ट्रेसेस इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है, अगला आता है आपका शियर स्ट्रेस। इसको भी इंडिकेट किया जाएगा तो सिग्मा एस से इंडिकेट किया जाएगा, और एफ अपॉन ए एरिया इसका भी होगा। ठीक है, इतना तो समझ लगता है सब लोग को समझ में आ गया होगा शियर स्ट्रेसेस क्या होता है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक बताते हैं विकृति। विकृति को इंग्लिश में बोलते हैं भाई साहब हम स्ट्रेन। ये तो आपका स्ट्रेस हो गया, अब पढ़ाएंगे स्ट्रेन। चलिए पढ़ाने वाले स्ट्रेन। इसको बोलते हैं विकृति। अब देखिए विकृति क्या हुई, जैसे आपकी कोई बॉडी है, हाँ, तो विकृति जैसे देखिए क्या होता है, विकृति मतलब किसी भी जो होती है कोई बॉडी है, जैसे देखिए आपकी बॉडी है, इसकी जब कोई फोर्स या प्रतिबल लगाया जा रहा है और बल लगा के इसके आकृति में चेंजेस किए जा रहे हैं। जैसे देखिए इस पर मान लीजिए हमने क्या लगाया, इस पर हमने टेंसाइल फोर्स लगाई, और टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद मान लीजिए ये आपका कुछ यूँ चेंजेस आ गए, इसमें क्या आ गए, कुछ ऐसी चेंजेस आ गई। इसमें मैंने फोर्स लगाया, सॉरी 1 मिनट, इस पर फोर्स लगाया और इस पर कुछ ऐसी कुछ चेंजेस आ गई। जब इस पर कुछ ऐसे चेंजेस आई मतलब कितने में, इतने पे क्या हुई, इसकी बढ़ोतरी। मान ली इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी लंबाई यल थी, कितनी लंबाई थी, यल थी। अब इस पे यल तो ये रहेगी, साथ में ये क्या डेल्टा यल इस पर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। डेल्टा यल इस पर क्या हो गया, बढ़ गया इस पर। समझो जब किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया और उसने डेल्टा यल बॉडी उस पर बढ़ गई, तो जो विकृति की डिफिनीशन होती है वो ये होती है कि किसी बॉडी की
आकृति में परिवर्तन तथा उसकी प्रारंभिक आकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन की जो डिफिनीशन होती है वो ये होती है कि कोई बॉडी है उस पे मतलब उसकी आकृति में कितना परिवर्तन होता है बटे उसकी इनिशियल जो शेप होती है उसके अनुपात को क्या बोलते हैं? उसके अनुपात को हम बोलते हैं विकृति। ठीक है, तो स्ट्रेस बराबर क्या हो गया? यहाँ से देखो डेल्टा एल की इस पर क्या हो गई? वृद्धि हो गई बटे उसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी? यल थी। मतलब इन दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विकृति। ठीक है, अब स्ट्रेन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको हम बताने वाले। स्ट्रेन वैसे तो देखिए जो होते हैं फटाफट बताने वाले। पहला जो होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। पहला जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। हाँ तो ठीक है, तो देखिए विकृति जो होती है वो जो होती है 4 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या इसको बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेन। ठीक है, दूसरी क्या होती है? दूसरी बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, तीसरी को शियर स्ट्रेन और चौथी जो होती है उसको बोलते हैं रेटर स्ट्रेन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है इसके बारे में क्या कैसे होता है मैं इसके बारे में आपको डीपली समझाने वाला हूँ। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन माने होता है, इसके वर्ड से आप समझ रहे होंगे, अनुप्रस्थ विकृति, या इसको बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेन। एक्सियल स्ट्रेन के एकदम वर्ड से क्लियर होगा कि उसके अक्ष के बारे में कुछ बात की जा रही है। इसका मतलब है कि अक्ष के बारे में बात की जा रही है, मतलब कि ये देखिए आपकी कोई बॉडी है, इसके जो एक्सिस से होने वाले परिवर्तन के बारे में बात की जा रही है। ये कोई बॉडी के एक्सिस से होने वाले परिवर्तन के बारे में जब बात की जाती है तो वो आपका क्या कहलाता है? एक्सियल स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और एक्सियल स्ट्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? अरे भाई साहब, जब एक्सिस से जाएगी तो 2 ही लगेगा, या फिर उस पर टेंसाइल लगेगा, उस पर कंप्रेसिव लगेगा। तो क्या मतलब है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या एक्सियल स्ट्रेन के स्टार्ट करते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं कर्तन विकृति। ठीक है, कर्तन विकृति क्या होती है जानिए। हमारा कोई घन है, हमने आपको कर्तन के बारे में अच्छे से एकदम डीपली समझा दिया था। शियर क्या होता है इसके बारे में इसको हम अच्छे से लेक्चर नंबर 3 में अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो आगे बताने वाले हैं शियर स्ट्रेन क्या होता है। मान लीजिए ये हमारी कोई 1 मिनट, ये हमारी कोई बॉडी है, ये हमारी कोई बॉडी है, ये हमारी कोई बॉडी है। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये जी है, एफ जी एच। ठीक है, अब ये हमारी बॉडी है, तो हम इस पे जब कुछ यू फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, थोड़ा सा स्पर्शीय बल लगा रहे हैं। हम हाँ, ये आपका कोई सरफेस है, हम आपको समझा रहे हैं शियर स्ट्रेन क्या होता है, ये समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ये हमारी कोई सरफेस है, ये कोई घन है जिसको हम किसी सरफेस पे रखे हुए हैं और इस पर स्पर्शीय क्या लगा रहे हैं? स्पर्शीय फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, स्पर्शी बल लगा रहे हैं। जब स्पर्शी बल लगाते हैं और तब इसमें क्या परिवर्तन होता है इसकी आकृति में वो देखिए। जब स्पर्शी बल हमने लगाया, मतलब कि स्पर्शी बल लगने का मतलब है कि मान लीजिए ये इसमें कौन सा बल लग रहा है? कर्तन बल, अर्थात जिसको शियर फोर्स कहते हैं, वो लग रहा है। तब इसकी आकृति में क्या परिवर्तन आता है उसके बारे में बताने वाले हैं। अब देखिए ये हमारी कोई बॉडी थी, सॉरी इसको फिर इरेज कर देना पड़ेगा। ये देखिए आपकी कोई बॉडी थी, ये आपकी कोई बॉडी थी। अब इसमें परिवर्तन क्या हुआ? इसमें डेल्टा का परिवर्तन हो गया, थीटा का साइन। इसमें कितने का परिवर्तन होगा? थीटा का। इधर भी कितने का परिवर्तन होगा? थीटा का परिवर्तन होगा। थीटा का परिवर्तन करने का मतलब ये है कि मान लीजिए इधर ये पॉइंट था, सी पॉइंट था, ये जी पॉइंट था, और ये बी पॉइंट था, डी पॉइंट था, और जब पॉइंट था, ये पॉइंट था। ठीक है, इसमें परिवर्तन क्या होगा कि ये जो ए था वो चला है यहाँ पे, ए डैश बन गया। ठीक है, और ये जो बी था
सॉरी एफ का ये चला है यहाँ पे कुछ नहीं आ जाएगा। अरे पुरुष बताएंगे यार गड़बड़ हो गया। अगर थीटा में परिवर्तन हो गया, थीटा में जब थीटा परिवर्तन हो सका तो उसको स्पर्शी भगा के थोड़ा दूर आगे परिवर्तन हो गया। ये जो ये था वो डैश हो गया और ये सी था सी डैश हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें परिवर्तन का मतलब क्या होगा। तो जो शियर स्ट्रेस होता है वो कैसे आया, इसको बोलते हैं पीएस से प्रदर्शित करते हैं। पीएस बराबर हमेशा होता है ये जो इसका टेंजेंट होता है, टेंजेंट को टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। टेन थीटा के क्या होता है बराबर होता है। पीएस क्या होता है मतलब कि जो कर्तन विकृति होती है वह सदैव क्या होती है टेन थीटा के बराबर होती है। कैसे होती है ये देखिए, मान लीजिए ये पीएस निकालना है, पीएस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से परिवर्तन क्या होता है ये देखा जाएगा ना, ए डैश परिवर्तन हो रहा है बट उसका इनिशियल कितना है पीएस है, सॉरी बी ए है। अरे भाई साहब यही है ना, ये दिखाते हैं दोबारा ए बी, सॉरी देखिए ये आपका पहले क्या था ए बी था, अब क्या हो रहा है ये देखिए ए बी, ये देखिए पहले क्या था आपका, पहले जो था ए बी था, अब क्या हो गया ए जो था उसमें जब स्पर्शिबल लगाया गया तो ए हट के चला गया थोड़ी दूर पे जिसको ए डैश मान लिया गया और यहाँ पे जो बॉडी सी पे थी वो आगे बढ़ गई किसमें चली गई सी डैश के, इस वजह से इसको क्या मान लिया गया सी डैश मान लिया गया। तब परिवर्तन देखा गया, परिवर्तन देखा गया तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसके आगे परिवर्तन क्या हुआ ए सी डैश हो गया, सी डैश हो गया और उसकी प्रारंभिक कितनी थी तो ए बी थी, कितनी प्रारंभिक थी तो ए बी थी। ऐसे यहाँ पे निकालोगे तो सी से सी डैश हो जाएगा और प्रारंभिक सी कितनी थी, प्रारंभिक जो थी एक यहाँ गया हां यह सी कितनी थी यह सी। ठीक है, अब टेन थीटा निकालिए, टेन थीटा निकालेंगे यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब का आधार, लंब यहाँ पे क्या है, लंब यहाँ पे क्या है ए डैश है, अरे यहाँ पे थीटा मानेंगे ना, थीटा में लंब ये रहेगा ना, लंब ये है आधार ये है तो ए डैश समान क्या हो जाएगा ए बी और यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सी सी डैश, मतलब क्योंकि ये ए है ये आपका क्या है लंब है, आधार क्या है यहाँ पे ये आपका आधार है, क्या हो जाएगा सी एफ। इससे प्रूफ होता है कि ये जो होता है किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अगला बताते हैं आपको, हम ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे ईएस भी निकाल रहे हैं तो ईएस भी निकल जाएगा। ईएस क्या है मान लीजिए परिवर्तन कितने का हो रहा है डेल्टा, यानी मान लीजिए डेल का क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, डेल का परिवर्तन हो रहा है और पूरी लंबाई कितनी है एल है। ठीक है, इनिशियल डेल एल थी और परिवर्तन कितना हुआ डेल का, तो क्या हो जाएगा परिवर्तन अपान होता है इनिशियल डेल, मतलब ये बराबर क्या होगा डेल अपान एल। ठीक है, अब ये तो शियर स्ट्रेन आप लोग को कंप्लीट हो गया, मतलब कि समझ में आ जाए शियर, इससे ज़्यादा डीप तो कुछ नहीं हो सकता, तब भी समझ में आ गया होगा। अगला बताते हैं आपको लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है ये बताने वाले हैं। लेटरल स्ट्रेन इसको बोलते हैं पार्श्व विकृति। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, जैसे आपकी ये कोई वो है पाइप बोल सकते हो या फिर कोई सॉलिड कोई पिंड है। ठीक है, कोई सॉलिड पिंड है। ठीक है, और जिसका ये सेंटर है, इसका क्या है सेंटर है, इसका डायमीटर दिया गया है d, इसका डायमीटर कितना दिया गया है d, अब इसका रेडियस निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा, d/2 रेडियस निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा, d/2 हो गया। मान लीजिए हम किसका केवल रेडियस लेते हैं, मान लीजिए हम डायमीटर नहीं केवल हम रेडियस लेते हैं, तो मान लीजिए हम रेडियस लिया r, जब हम रेडियस होते हैं तो मैंने इसका निकाल किया r से। ठीक है, जब मैंने r लिया, ठीक है, अब किसी भी बॉडी के मतलब या फिर बोल सकते हैं किसी भी बेलन या फिर किसी भी वृत्ताकार आकृति के उसके बोल सकते हैं त्रिज्या में परिवर्तन बटे उसकी प्रारंभिक त्रिज्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन या फिर पार्श्व विकृति। मतलब कि ये आपकी जो त्रिज्या थी वो बढ़ के क्या हो गई, मान लीजिए कुछ यूं चली जाएगी और क्या हो गया डेल्टा आर, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ जो बड़ी इसको बोलेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक जो बड़ी उसको बोल देंगे डेल्टा आर। मतलब कि ये जो बढ़ा इसको बोलेंगे डेल्टा आर, पहले कितना था 8 था, इसका मतलब है कि ये सारी चीजें बढ़ेगी इसमें, जो यहाँ से सारी चीजें क्या हो गई आर डेल्टा आर पूरी बढ़ गई, तो मतलब उसकी जो वो थी क्या
बोलेंगे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे EL से, EL से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें क्या परिवर्तन होगा ये देखिए, इसमें क्या होगा डेल्टा आर, इसमें में परिवर्तन कितनी हुई, डेल्टा आर थी और इनिशियल कितनी थी आर थी। इस वजह से पता चलता है कि जो त्रिज्या में परिवर्तन होता था, रेडियस में जो परिवर्तन होता है और उसकी इनिशियल रेडियस जो होती है, उन दोनों के जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्ट्रेन आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। अब आप लोग हम आगे बताने वाले हैं। अगर आगे टॉपिक आता है, एक वर्ड आता है प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होता है वो बताने वाले हैं।